अपने YouTube चैनल पे आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूं और 8 बजे इस टेस्ट को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। चूंकि आप लोगों की भी संख्या कम है, जैसे ही संख्या ज़्यादा होगी तो मैं प्रतिदिन आपके लिए वीडियो लेकर के आया करूंगा। और ये जो क्वेश्चन में या ये जो सीरीज चला रहा हूँ वो भारत के सभी पीसीएस में काम आएगा, चाहे वो यूपीपीएससी हो, बीपीएससी हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड इत्यादि। इन सारे एग्जामिनेशन में ये काफी सहायक होगा। तो आप सभी लोग ध्यान से सारे प्रश्नों को बनाइएगा, व्याख्या को समझने की कोशिश कीजिएगा। व्याख्या से ही आपके जो संभावित सवाल है वो निकल सकते हैं और आप लोग उसको बना डालिएगा। और ऐसे लोग जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे। और टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो 2 ग्रुप मैंने बनाया है, करंट अफेयर्स का भी है। तो करंट अफेयर्स जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन कर लीजिए और दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। और अब मैं शुरू करता हूँ पहले सवाल से। इस टेस्ट का पहला सवाल मैंने आप लोगों से पूछा है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हर्षवर्धन ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने या श्रीगुप्त ने? आंसर कीजिएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रीगुप्त। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना की जाती है 4वीं शताब्दी में श्रीगुप्त के द्वारा। और इसके बाद इसका जो दूसरा शासक होता है जिसका नाम था घटोत्कच। तो प्रथम दो शासक को मूलतः माना जाता है कि ये सामंत थे, जिन्होंने अपनी उपाधि महाराजा की धारण की थी। और इसके बाद तीसरा शासक आता है चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसकी जो उपाधि थी वो महाराजा धीराज की उपाधि थी। इस कारण से गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। और कुषाणों के समय मगध की शक्ति काफी क्षीण हो गई थी। तो उसके बाद मगध की जो गरिमा है या मगध का जो गौरव है उसको वापस लौटाने का श्रेय जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को ही, जिसके समय मगध की जो सीमा थी वो पश्चिम की तरफ साकेत यानी कि अयोध्या और प्रयाग यानी कि इलाहाबाद तक पहुंच गई थी। इसी कारण से कुषाणों के समय जब मगध शक्तिहीन हो गया था तो मगध की शक्ति को उभारने का काम करता है चंद्रगुप्त प्रथम। इसी कारण से कह सकते हैं कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम को ही देखा जाता है। और चंद्रगुप्त प्रथम के संदर्भ में एक आध और तथ्य भी याद रखिएगा कि इसकी जो मैरिज या शादी होती है वो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ होता है। तो ये भी पूछा जाता है कुमार देवी के साथ। और दूसरा ये भी याद रखें कि जैसे ही वो शासक बनता है या मगध का महाराजा बनता है तो उसने उसके बाद या विवाह के उपलक्ष्य में वो राजा रानी प्रकार के सिक्कों का भी प्रचलन करता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। ये सब तमाम बातों को आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? बैरम खां और हेमू के बीच में, अकबर और मिर्जा हकीम के बीच में, अकबर और बैरम खां के बीच में, या फिर अकबर और राणा प्रताप के बीच में? सही आंसर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, बैरम खां और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। और इस लड़ाई की शुरुआत होती है 5 नवंबर 1556 को। 5 नवंबर 1556 को याद रखेंगे। 1526 में पहली लड़ाई होती है, 1556 में दूसरी लड़ाई होती है और 1761 में तीसरी लड़ाई होती है। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होती है। और दूसरी लड़ाई होती है बैरम खां और हेमू के बीच में। और तीसरी लड़ाई होती है अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव भाव पेशवा के बीच में तीसरी लड़ाई होती है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, रखालदास बनर्जी ने, एम एम वत्स ने या फिर कनिंघम ने? आंसर कीजिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की जाती है दयाराम साहनी के द्वारा, जो कि 1921 में ये उत्खनन किया गया था। और हड़प्पा दरअसल है पाकिस्तान में, वहां पे भी एक पंजाब है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा की स्थिति है, जो कि रावी नदी के तट पे स्थित है। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, वह कौन सा शासक है था जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था? आंसर कीजिएगा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध पे 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। और इसके बाद से चंद्रगुप्त मौर्य जो है काफी आप कह सकते हैं कि वो आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ जाता है, या उसके बाद वो मगध छोड़ देता है और एक जैन धर्म गुरु थे जिनका नाम भद्रबाहु था। तो भद्रबाहु के साथ वो कर्नाटक चला जाता है। और कर्नाटक जब जाता है तो उत्तरी कर्नाटक, वहां पे श्रवण बेलगोला नामक जगह है। श्रवण बेलगोला। तो श्रवण बेलगोला में एक पर्वत है जिसका नाम था चंद्रगिरी। तो चंद्रगिरी पर्वत पे ही जाकर के तपस्या शुरू कर देता है, चंद्रगिरी।
और चंद्रगिरी पे जब तपस्या करता है तो एक जैन पद्धति जिसका नाम है सल्लेखना, और इसी सल्लेखना विधि यानी कि उपवास, सल्लेखना, तो सल्लेखना में होता है क्या है कि आप खाना पीना छोड़ देते हैं और तब तक छोड़ देते हैं जब तक आपके प्राण निकल नहीं जाता है, यानी कि आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है। तो इसी पद्धति के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्राण को त्याग देता है, और इसी कारण से चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है सच्चे जैन मुनि की तरह, जो कि उपवास के द्वारा यानी कि सल्लेखना विधि के द्वारा अपने प्राणों का त्याग करता है। और कुछ किताबों में ये भी लिखा है कि कर्नाटक में जैन धर्म के प्रचार का श्रेय भी चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। अगला है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में जो हुआ था वो किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और भीम के बीच में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में, मोहम्मद गौरी और जयसिंह के बीच में, या फिर मोहम्मद गौरी और अजयपाल के बीच में? इसका आंसर कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। तराइन का जो प्रथम लड़ाई है वो 1191 में लड़ा गया था, जो कि तराइन में ही लड़ा गया था। और इस युद्ध में एक तरफ मोहम्मद गौरी था और दूसरी तरफ जो हिंदू राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान थे, तो इनके बीच में लड़ा गया था। और इसमें गौरी हार गया था, गौरी बुरी तरीके से पराजित हो गया था, उसकी सेना भाग गई थी। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का, इराक का, पर्शिया का, तुर्की का? तो बहुत आसान है, मोहम्मद गौरी जो था वो तुर्क आक्रमणकारी था, तो तुर्की का वो शासक था। नेक्स्ट है बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बाबर, बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, चंगेज खां? तो बिहार को जीतने वाला पहला मुस्लिम शासक था बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? मद्रास में, कलकत्ता में, बंबई में, या फिर सूरत में? तो उत्तर इसका ऑप्शन डी, सूरत में। वर्ष 1613 में अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी थी, और सूरत में 1616 में डचों के द्वारा भी फैक्ट्री स्थापित हो गई थी। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्ति के पूर्व महावीर का क्या नाम था? वर्धमान, सिद्धार्थ, गौतम, या फिर श्रीतुतन? तो ज्ञान प्राप्ति के पूर्व जो महावीर का नाम था, वर्धमान नाम था। उत्तर इसका ऑप्शन ए। और महावीर 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, तो याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। और महावीर के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, और माता जी का नाम त्रिशला था, दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत पर हुड़ों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? श्रीगुप्त है, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, या फिर उपगुप्त? उत्तर बताइए। तो हुड़ जो कि बर्बर थे, कबीलाई थे, तो इसका आक्रमण होता है ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त के समय होता है। और लगभग 458 ईस्वी, यानी कि गुप्त साम्राज्य जब चरमोत्कर्ष पे था, तो 5वीं शताब्दी में उत्तर पश्चिम की तरफ से हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया। और उस समय भारत का शासक था गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त। और उस समय जो हुड़ों का नेता था वो था जिसका नाम था तोरमाड़ और मेहरकुल। और उसके बाद स्कंदगुप्त हुड़ों को पराजित करता है और भारत भारत से खदेड़ने में सफल हो जाता है। नेक्स्ट है चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक पठार में स्थित है? बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार, या फिर विंध्य नगारी प्रदेश? तो चंबल का जो स्थिति है वो मध्य भारत के पठार में स्थिति, इसको याद रखिएगा। और चंबल नदी की जो लंबाई है वो लगभग 965 किलोमीटर माना जाता है। तो 965, और चंबल तो यमुना की सहायक नदी है। तो यमुना की सहायक नदी जो कि कह सकते कि सबसे साफ सुथरी और बारहमासी नदी चंबल यमुना की सहायक नदी है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, और उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को भी याद रखिएगा। इसकी सहायक नदी अगर देखिएगा तो शिप्रा हो जाती है, सिंध है, काली सिंध है, और कुनू भी हो जाती है। तो काली सिंध, सिंध नहीं, चंबल, सिंध, बेतवा और केन यमुना की सहायक नदी है, और शिप्रा, काली सिंध, कुनू इत्यादि ये सब चंबल की सहायक नदी है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे आप कि चंबल का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश में विंध्यन श्रेणी के दक्षिणी ढाल पे एक जगह का या पहाड़ी का नाम, जिसका नाम है जनापाव। तो जनापाव पहाड़ी से ही निकलती है, और चंबल पे ही गांधी सागर बांध भी बनाया गया है ना, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है ऋणी, ऋणदाता, बचतकर्ता, पेंशन प्राप्तकर्ता? उत्तर क्या है? तो मुद्रास्फीति से ऋणी लाभान्वित हो जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जीवी मावलंकर, जगदीश चंद्र बसु, या फिर आर के नारायण?
तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर नागेंद्र सिंह को याद रखेंगे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे, है ना। नेक्स्ट पूछा गया, निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड या फिर स्वीडन? उत्तर इसका ऑप्शन ए, फिनलैंड को ध्यान रखिएगा, हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। इसका लैंडस्केप ही ऐसा है जहाँ पे झील ही झील है। नेक्स्ट है, एक पौधे के तने में श्वसन और श्वास किसके माध्यम से होता है? तने में पूछा गया है ना। स्टोमेटा है, लेंटिल सेल्स है, रूट हेयर है या फिर एयर ट्यूब है? तो लेंटी सेल्स को याद रखिएगा। तो पौधे के तने में श्वसन और श्वास जो है किसके माध्यम से होता है? तो लेंटी सेल्स के माध्यम से होता है। आपसे पत्ती नहीं पूछा गया, तना पूछा गया है। तो लेंटी सेल्स को याद रखिएगा, इसी से श्वास होता है। नेक्स्ट है, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? विमान के ईंधन से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, ज्वालामुखीय उद्भेदन से या फिर रेडियोधर्मी किरणें से? तो ओजोन परत का जो क्षय होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत मेंशन नहीं है। देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी। सामाजिक समानता संविधान में है, या सामाजिक समानता वर्ष 2002 से विद्यमान है? उत्तर इसका ऑप्शन सी, सामाजिक समानता भारत के संविधान में प्रत्याभूत है ना। प्रस्तावना को पढ़िएगा तो उसमें आपको सामाजिक समानता दिखाई देगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निषेध तत्व या फिर संसद? तो उत्तर इसका ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, बी आर अम्बेडकर ने या फिर के मुंशी ने? तो के मुंशी ने हमारे प्रस्तावना को संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता या फिर आर्थिक स्वतंत्रता? तो भारत के संविधान में आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दिया गया है। बाकी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है ना। तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता भारत के प्रस्तावना में मेंशन्ड है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, आर्थिक नहीं है। तो इसको याद रखिएगा। तो कुल 20 प्रश्नों का आज भी ये सेट रहा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।